नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, ये हमारी क्लास है। देखिए, सीडीपी की जो क्लास हमारी चल रही है वो क्लास आपके सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए एकदम बेहतरीन होने वाली है। आप चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो वो दोनों के लिए एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था बाल विकास एवं उसका अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था, सिद्धांत पढ़ लिया था बाल विकास का। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, अब आपको पता है कि बाल विकास की जो अवस्थाएं आपको पढ़नी है, देखिए पढ़ने को तो 4-5 अवस्थाएं आपको पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन मैं आपको वही चीजें पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज हम लोग 2 अवस्थाएं पढ़ेंगे। कौन कौन सी? किशोरावस्था है और बाल्यावस्था। इन दोनों अवस्थाओं के बारे में इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे और गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आपके आएगा, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने इसीलिए यहां पर लिखा है रामबाण क्लास। हाँ, एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में और था, मेरे पास कॉल्स भी आई इसके लिए कि सर आपने पिछली वाली जो क्लास थी उसको आपने क्लास 2 लिखा, उसके पहले जीन पियाजे का भी क्लास 2 था। तो इस तरीके से मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसको मैं एक बार समझा देता हूं। ये जो है, जो मैंने बाल विकास शुरू किया, ठीक है, तो वो पहली क्लास मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट शुरू करिए उसमें आपको ये पता होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरी क्लास हमारी थी कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो ये हमने पढ़ा। तीसरी क्लास ये है। अब जब आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो उसमें संज्ञानात्मक विकास भी आपका आएगा जिसको हमने पढ़ लिया है। तो मैं उस क्लास का जो नंबर लिखा है, जैसे जीन पियाजे का 1 लिखा है और वाइगॉत्स्की का 2 लिखा है, तो मैं उस नंबर को चेंज कर दूंगा, क्लास नंबर को, वो इसी क्लास के हिसाब से मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा। आपका जितना कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की क्लास आपकी किस पे होगी? बाल विकास की अवस्थाओं पर। लेकिन उससे पहले जो पीछे आपने पढ़ा है मैं उसका रिवीजन एक बार करा देता हूं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ये क्लास भले आपको रिकॉर्डेड दी जा रही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं कुछ, हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वही आपसे पूछूंगा। जैसे एक प्रश्न था, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कौन सा विकास है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट से छापना शुरू कर दीजिए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? उसके बाद आपका दूसरा वाला है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? उसके बाद आपका आता संज्ञानात्मक विकास, ये तो आपको पता है, जीन पियाजे। फिर आपको बताना है मनोसामाजिक विकास। ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। नैतिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, मनोलैंगिक विकास। मनोसामाजिक और मनोलैंगिक दोनों में ध्यान रखेंगे आप लोग। और बात करें सामाजिक निर्मितिवाद का विकास, ठीक है, मतलब सामाजिक निर्मितिवाद किसने दिया है ये भी आपको बताना है। तो इसमें एक एक करके मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे, उम्मीद तो मैं यही कर सकता हूं। ठीक है, जैसे नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग, तो अभी कोहलबर्ग जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। भाषा विकास नॉम चॉम्स्की, ये हमेशा याद रखिएगा। भाषा विकास कौन? चॉम्स्की मिलेंगे। जैसे आपको सामाजिक निर्मितिवाद आए, मतलब समाज को महत्व दिया जा रहा है, तो आप तुरंत वाइगॉत्स्की लगा देंगे। और अगर मनोसामाजिक और मनोलैंगिक, मनोसामाजिक आए तो एरिक एरिक्सन, और लैंगिक, जहां पर भी लैंगिक वाली बात आएगी वहां आप तुरंत सिगमंड फ्रायड लगा देंगे। काम प्रवृत्ति आए, लैंगिकता आए तो सिगमंड फ्रायड आप वहां पर तुरंत लगा देंगे। बाकी संज्ञानात्मक विकास आप जानते हैं। तो बस इतना ही पिछली क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही था, याद रखेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न मैं और आपसे पूछूंगा कि जो है विकास का सुदृढ़ीकरण है ना, बाल विकास के जो मैंने सिद्धांत आपको बताए थे उसमें विकास का सुदृढ़ीकरण किस सिद्धांत में होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूं अभी। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। यहां पर देखिए, अभी होता यह है कि जब मैं टाइपिंग करता हूं तो टाइपिंग में ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं दे पाता हूं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा समय लगता है। इसीलिए मैंने इसको हाथ से लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी समझ में आएगा, दिखेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये जो है समझ में आना चाहिए। मेन चीज तो ये है कि समझ में आना चाहिए, है ना। तो बाकी हाथ से लिखा हुआ हो या चाहे जैसे लिखा हुआ हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो जब आप बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा। एक मिलेगा आपको प्रसव पूर्वावस्था,
ठीक है, मतलब कि प्रसव पूर्व मतलब होता है जन्म से पहले की अवस्था, है ना। उसके बाद आपको मिलेगा शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब शिशु की अवस्था होती है जो इन्फेंटिसाइड, माफ कीजिएगा, जो इन्फेंसी वाली अवस्था होती है। उसके बाद आपका आएगा बाल्यावस्था और उसके बाद आएगा आपका किशोरावस्था। और आपको अवस्थाएं मिलेंगी लेकिन वो बाल विकास की नहीं होंगी, क्योंकि किशोरावस्था के बाद बालक प्रौढ़ हो जाता है ना, तो उसे आप कहेंगे प्रौढ़ावस्था। आपको क्या पढ़ना है? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था नहीं मतलब बाल विकास की अवस्थाएं पढ़नी है आपको, तो आप प्रौढ़ावस्था पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, आपको प्रश्न यहीं से मिलेगा। अब इसमें भी आप समझिए, जो प्रसव पूर्व अवस्था है ये क्या होती है? गर्भ धारण से, मतलब कि जब गर्भ धारण होता है उससे लेकर के जन्म तक, मतलब कि 9 माह तक, क्योंकि बच्चा जो होता है वो 9 माह तक कहां होता है? मां के पेट में होता है। ये जो अवस्था होती है ये गर्भ धारण की अवस्था होती है, यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और ये आपको यहां पर पढ़ना भी नहीं है, तो कोई खास नहीं, आप केवल इतना समझिए कि इसका जो है समय कितना होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, समय कितना होता है। आगे आपको पढ़ना है शैशवावस्था, जिसका समय क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष। अब आपको बहुत सी जगहों पर ये 5 से 6 लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 से 6 वर्ष मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है। आपको यह ध्यान में रखना है कि संक्रमण काल की अवस्थाएं होती हैं कुछ। कैसे? 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है? बालक जो शैशवावस्था में होता है, मतलब शैशवावस्था समाप्त हो रही होती है और बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा होता है, तो वो जो 1 वर्ष होता है वो संक्रमण वर्ष होता है, तो उसे आप परेशान नहीं होंगे। आप ये 5 से 6 वर्ष ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाल्यावस्था क्या होगी? बाल्यावस्था की उम्र होगी 6 से 12 वर्ष, या यही आपका 12 या 13 वर्ष मिलेगा, तो इसे लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो बाल्यावस्था की उम्र 6 से 12 याद करिए, 1 साल इधर उधर से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सेम होगा आपका किशोरावस्था, जो 12 या 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था होगी किशोरावस्था, ठीक है। ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। यहां पर आगे बात करेंगे हम लोग कि कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट में पूछी जाती हैं। सुपर टेट में फिलहाल यहां से प्रश्न अभी नहीं बने हैं परिभाषाओं को लेकर के, लेकिन यूपी टेट में कई प्रश्न बनते रहते हैं। तो यूपी टेट वालों के लिए स्पेशल, सुपर टेट वालों के लिए स्पेशल, ध्यान से देखिएगा। एक परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा कि 20वीं शताब्दी जो है ना वो बालक की शताब्दी है। किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। मैं बात करूं क्यों कहा ऐसा इन्होंने, तो ऐसा इसलिए कहा कि जो 20वीं शताब्दी थी दोस्तों, उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा मनोवैज्ञानिकों ने किस पर अध्ययन किया? बालक के विकास अभिवृद्धि पर अध्ययन किया है। किस पर? बालक के विकास और अभिवृद्धि पर अध्ययन किया है। इसीलिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी जो है वो किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है, डन है। अब यहां पर कैसे आपको याद रखना है, मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा। शताब्दी शताब्दी 2 बार आया, क्रो एंड क्रो, एक ही मनोवैज्ञानिक है जिनके नाम में 2 बार वही शब्द आता है, क्रो एंड क्रो, शताब्दी शताब्दी। ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो आपको यह ट्रिक जरूर याद आ जाएगा कि 2 बार शताब्दी शताब्दी है, इसका मतलब क्रो एंड क्रो हम मार देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक अवस्था हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट है कि 2 अवस्थाएं पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें शैक्षिक दृष्टिकोण से, ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण से कौन कौन सी अवस्थाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि अब की होने वाले यूपी टेट में एक प्रश्न आपको आज की क्लास से एकदम श्योर है कि मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पहली जो अवस्था है बालक की, शैशवावस्था के बारे में। किसके बारे में? शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। और परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही वाला पार्ट होने वाला है, शैशवावस्था, ठीक है। अब शैशवावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फेंट। देखिए शिशु को कहते हैं इन्फेंट। अब इन्फेंट कहते हैं, शैशवावस्था को इन्फेंसी कहेंगे, ठीक है। और शिशु को क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। ये किससे? 2 लैटिन शब्द हैं, उनसे मिलकर बना है। किससे किससे? एक है इन और एक है फेरी। इनका मतलब होता है, लैटिन भाषा में होता है नहीं, नकारात्मकता से लिया जाता है, और फेरी का मतलब होता है बोलना।
मतलब आपके समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, वो क्या होता है, बोलने में अक्षम होता है, मतलब वो बोल नहीं पाता है ना, नहीं बोलना, मतलब कि जो शिशु होगा शैशवावस्था में बालक क्या होगा, बोल नहीं पाएगा। समस्या क्या आती है आप लोगों के लिए कि 0 से 6 वर्ष, अब आप कहेंगे बालक तो बोलने लगता है भाई 6 वर्ष में, तो मैं आगे उस पर बात करूंगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आगे मैं उस पर बात करने वाला हूं। अब देखिए यहां पर बात क्या आई कि एक महोदय है वैलेंटाइन, ठीक है। अब ये आपके मन में आया होगा भाई फरवरी का महीना, 1 फरवरी वैलेंटाइंस डे शुरू हो गया, क्या वही वाला है क्या वैलेंटाइंस डे? नहीं मेरे दोस्तों, वो वाला वैलेंटाइंस डे नहीं है। और सबसे खास बात याद रखिएगा आप लोग कि अभी जो है ना ये 14 फरवरी वाला गेम अभी थोड़ा सा किनारे कर दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि जो आज आपसे गुलाब ले रही है वो कल किसी और से गुलाब ले रही होगी, अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ध्यान आपको ये रखना है कि क्या करना है, अभी इस वाले वैलेंटाइन पर ध्यान दे लेंगे तो आने वाला वैलेंटाइन आपका होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए। चलिए, ये आपका वैलेंटाइन जो है ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा है, तो शैशवावस्था को कहा। क्यों कहा? इन्होंने कहा कि जो शैशवावस्था होती है उसमें बालक बहुत जल्दी जल्दी सीखता है, जो भी सीखता है बहुत जल्दी सीखता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि ये सीखने का कैसा काल है, आदर्श काल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा है। हर चीज का ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा मैं बताता चलूंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन। जीन पियाजे ने क्या कहा था, जो आपका संवेदी कामक अवस्था थी वही यहां पर ये है शैशवावस्था। ये जीन पियाजे ने भी कहा था ना कि संवेदनाओं के माध्यम से बालक सीखता है, यहां पर भी बालक के सीखने का सबसे आदर्श काल वैलेंटाइन ने किसे कहा, शैशवावस्था को कह दिया है। आगे अब यहां पर मैंने कुछ परिभाषाएं आप लोगों के लिए रखी है, एक आध परिभाषाएं अगर छूटी रहेंगी तो मैं उनको नोट्स में ऐड कर दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड करूंगा, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। देखिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं, हाँ नोट्स की बात आ गई, आप लोग डेली मैसेज करते हैं कब तैयार होगा, और क्लास के लिए भी 72 मैसेज आते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं भी जॉब करता हूं और आपको पता है कि कितना टाइम मिलता है उसमें, है ना। तो नौकरी के साथ मैं इतना आपको दे रहा हूं कंटेंट, इतना पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे साथ आप यहां पर आके रहे तो आपको दिखेगा कि मेहनत क्या होती है। अगर मेरी जितनी मेहनत आप करें तो मैं गारंटी देता हूं कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, नौकरी आपके हाथ में रखी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं काम उसी पर कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, सब आपको मिलेगा। अब देखिए एक मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, लिबिडो की अवधारणा भी दी है, इसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब सोचिए क्यों इन्होंने कहा, यहां से यहां का आप संबंध जोड़िए। वैलेंटाइन ने कहा कि सीखने का आदर्श काल है, फ्रायड ने क्या कहा कि बालक 4 से 5 वर्ष में जो बनना है वो बन जाता है ना। यही आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई परिभाषा छूटती है तो मैं उसको आगे जरूर आपको बताऊंगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो किसने कहा है 4 से 5 वर्षों में जो कुछ भी बनना होता है बन जाता है, किसने कहा है, फ्रायड ने कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए परिभाषाएं आपको कैसे लिखनी है, आपको ध्यान में रखते हुए लिखनी है। जैसे आपने लिखा 4 से 5 वर्ष, ठीक है। अब क्या होगा कि यहीं पर आप लिखिए 4 से 5 वर्ष, उसके बाद बालक जो भी बनना चाहे, है ना, तो उसके बाद आप यहीं एक तीर लगा के लिखिए फ्रायड, बस आपका काम हो गया। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 4 से 5 वर्ष में जो कुछ भी बनना होता है बालक बन जाता है, किसने कहा है, फ्रायड ने कहा है। अगली परिभाषा है कि बालक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का 2 गुना सीख लेता है। अब समझिए कि शैशवावस्था क्यों सीखने का आदर्श काल कहा गया। तो गैसेल है, इन्होंने कहा कि जो शुरू का 6 वर्ष होता है उसमें बालक लास्ट के 12 वर्षों जितना सीख लेता है, उसका 2 गुना सीख लेता है, मतलब कि बाद के 12 वर्षों का 2 गुना। अब समझिए बाद के 12 वर्ष कौन कौन से होंगे, तो यहां पर देखिए जैसे कि मैंने बताया आपके
जो आप पढ़ रहे हैं शिक्षण की दृष्टिकोण से 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? एक आपने देखा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपका 3 पार्ट बना ना। तो इसमें ये कहा है इन्होंने कि ये जो शुरू का 6 वर्ष है ना, इसमें बालक जो लास्ट का 12 वर्ष, तो 12 वर्ष मतलब 18 तक ही तो हम लोग जोड़ेंगे, तो 12 ये और 6 ये, तो इन्होंने 0 से 18 वर्ष तक की बात की। इन्होंने कहा कि जो शुरू का 6 वर्ष है, इसमें बालक जो आगे 12 वर्षों में सीखता है उसका 2 गुना यही सीख लेता है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? गैसेल ने कहा है। याद कैसे करना है? जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उनको थोड़ा जल्दी याद होगा। कैसे याद होगा समझिए। गैसेल को अगर हम लिख दें गेल, मतलब कि सा केवल हटा दे तो ये गेल हो गया। गेल क्या करता है? सबसे ज्यादा छक्के मारता है। तो 6 वर्ष है ना, और इसका दूना करेंगे तो 12 वर्ष, मतलब 6 से 12 वर्ष दूना हुआ, दूना सीख लेता है ना। बस आपको यही याद रखना है, गैसेल का सा हटाइए गेल बन जाएगा, और क्रिस गेल ले छक्के छक्के उड़ाता है। तो अब याद होगा, ये आपको भूलेगा नहीं। आगे मैं बात करूं कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए सबसे ग्रहणशील अवस्था होती है। न्यूमैन ने कहा है, जॉन वान न्यूमैन इनका नाम है, तो न्यूमैन ने कहा है। अब समझिए कैसे, अब याद कैसे करना है कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए सबसे ग्रहणशील होती है ना। जब बालक पैदा होता है तो वो एकदम इन्फेंट होता है, नया नया होता है, मतलब कि न्यूमैन होता है। कैसा होता है? न्यूमैन होता है, और उसका विकास होना होता है। यहां पर आप देखिएगा शरीर व मस्तिष्क सबसे ग्रहणशील, तो आप तुरंत बताएंगे कि जो नया मैन होगा वो जल्दी जल्दी सीखेगा, मतलब ग्रहणशील होगा। तो ग्रहणशील जैसे आए तो आप न्यूमैन तुरंत लगा देंगे। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको एकदम ध्यान में रखनी है। 3 परिभाषाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस काल के लिए, और एक ये 4 आपको एकदम दिमाग में ठूस के रखनी है, भूलनी नहीं है। अभी आगे मैं और भी बात करूंगा इस पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शैशवावस्था को बांटा भी गया है। कैसे कैसे बांटा गया है? अगर ये थोड़ा सा आपको कम क्लियर दिखता हो तो आप एक काम करिएगा ना, अपना जो है क्वालिटी थोड़ी सी आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जो है ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है ना, तो हो सकता है कि बहुत क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिएगा। ओके है, चलिए क्वालिटी आप बढ़ा के देखेंगे तो ये आपको अच्छे से दिख भी जाएगा। अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हुए हरलाक। हरलाक ने क्या कहा कि जो बालक की शुरुआती अवस्था होती है उसमें इन्होंने कहा ना कि बालक जो है शुरू के 2 वर्ष में शैशव काल में होता है, उसके बाद वो 2 से 6 वर्ष जो होता है वो पूर्व बाल्यकाल में होता है। किसने कहा? हरलाक ने कह दिया। इसका मतलब हरलाक ने शैशवावस्था को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों भागों की अलग अलग विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए, अलग अलग पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती, लेकिन यहां पर मैं बात करूं ना तो यहां से एक प्रश्न पूछा गया था अलग से। और कौन सा पूछा गया था? तो ये जो भाषा अर्जन वाला है ना, ये प्रश्न पूछा गया था। तो भाषा अर्जन वाला प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस चीज को यहां पर जो है दोनों बांट बांट के आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो शैशव काल है इसे कहा गया 0 से 2 वर्ष, और पूर्व बाल्यकाल को क्या कहा गया है? 2 से 6 वर्ष। ये आपको ध्यान में ही रखना है, क्या पता परीक्षा में यही पूछ ले कि पूर्व बाल्यकाल बताइए। पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल, 2 बाल्यकाल होंगे। उत्तर बाल्यकाल को ही बाल्यावस्था कहा जाएगा, और पूर्व बाल्यकाल किसके अंतर्गत आएगा? शैशवावस्था। मतलब कि ये बाल्यावस्था की शुरुआत होती है, उससे पहले की अवस्था होती है। बाल्यावस्था के पहले की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी, बाल्यावस्था जो होगी वही उत्तर बाल्यावस्था भी होगी, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अब यहां पर हम शैशव काल की कुछ विशेषताएं पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जो पूछा गया वो मैंने यहां पर लिखा भी है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। क्या कहा गया कि जो बालक का व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। आपको पता है कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, हर एक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से जुड़ी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर क्या हुआ कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है बालक। जैसे
बालक को भूख लगी, रोने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है, तो कैसा होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक जो है उसका व्यवहार होता है। ये इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि जो है ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, या आपसे पूछेगा कि शैशवावस्था में बालक का व्यवहार कैसा होता है, तो आप बताएंगे मूल प्रवृत्ति के आधार पर चलता है, मतलब कि मूल प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर ये एकदम फिक्स हो गया। अगला है नैतिकता का अभाव होता है। तो बालक भाई अब इतना छोटा है तो नैतिक थोड़ी ना हो जाएगा वो। नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव मतलब क्या होता है, सामाजिकता का अभाव होता है। बालक के अंदर अभी सामाजिकता नहीं होती है। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि बालक रोने लगेगा, उसको इससे मतलब नहीं है कि वो कहां है कहां नहीं है ना, तो वो रोना शुरू कर देता है। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, जितनी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सारी विशेषताएं शैशवावस्था के अंतर्गत आएंगी। यदि आपको ऑप्शन में अलग अलग शैशव काल और पूर्व बाल्यकाल लिख के देगा तभी इन विशेषताओं को आप अलग मानिएगा, अदरवाइज एक साथ पढ़िएगा। ठीक है, दोनों आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। ठीक, अब आगे बात करें, इसमें जो सबसे तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, इसको आप शारीरिक और मानसिक दोनों कह सकते हैं कि तीव्र गति से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है इसमें। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसे जो शैशवावस्था है इसे निर्माण काल की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शरीर होता है मूल रूप से शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। ये जो शुरू का 0 से 2 वर्ष वाली अवस्था होती है उसमें शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया यूपी टीईटी में। कैसे पूछा गया था कि जो है शैशवावस्था में निम्न में से कौन सा विकास सबसे तेज होता है, तो शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे तेज, या ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के था कि शारीरिक विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, सबसे तीव्र गति से होता है, तो किसमें होता है, शैशवावस्था में होता है। अगर अलग अलग दे तो शैशव काल में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे लिखा पर निर्भरता, ये इसकी विशेषता है। पर निर्भरता का मतलब क्या होता है, बालक अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर होता है, दूसरे पर निर्भर होता है, माता पिता पर निर्भर होता है ना, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता है। गामक कौशल तो उतने विकसित हुए नहीं है कि वो दौड़ के जाए, दूध पी ले, पानी ले ले, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो पर निर्भरता मतलब दूसरे पर निर्भर होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि 4 संवेगों का विकास होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। कौन कौन सा, मैं 3 चीजें आपको यहां पर बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जब बालक पैदा होता है तो उसके अंदर केवल एक संवेग होता है, जैसे वो पैदा होता है, कौन सी, उत्तेजना। केवल एक संवेग बताया उन्होंने कि उत्तेजना होती है। ठीक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जब बालक जो है 2 वर्ष तक की अवस्था तक पहुंचता है तो कितने संवेगों का विकास हो जाता है, 4 संवेगों का विकास हो जाता है। कौन कौन से, प्रेम है, भय है, क्रोध है और पीड़ा है। आप लोग नोट करते जाइएगा अगर नहीं साफ दिख रहा है तो। प्रेम है, भय है, क्रोध है और पीड़ा, ये आप सामान्य रूप से आप कह सकते हैं यदि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम लेकर के ना पूछे तो। एक वाटसन मनोवैज्ञानिक है जो व्यवहारवादी हैं, उन्होंने कहा कि शैशवावस्था में बालक में 3 संवेग का विकास होता है। कौन कौन सा, जो शुरू के 3 है, प्रेम है, भय है और क्रोध। प्रेम को उन्होंने स्नेह कहा, क्या कहा, स्नेह कहा। तो स्नेह और प्रेम एक ही चीज है। तो प्रेम, भय और क्रोध 3 अगर आपसे पूछे कि वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में कितने संवेगों का विकास होता है, तो आप कहेंगे 3 है, प्रेम, भय और क्रोध। अगर आपसे सीधे सीधे पूछे कि शैशवावस्था, या आपसे पूछे कि 4 संवेगों का विकास, या पूछे शैशवावस्था में कितने संवेगों का विकास मनोवैज्ञानिकों ने माना है, तो 4। वाटसन का नाम दे तो 3। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये जो है आपके लिए कुछ विशेषताएं मैंने शैशव काल की बताई हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर पूर्व बाल्यकाल की कुछ विशेषताएं हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे, समझिए। पहली विशेषता है कि इसमें जो है अनुकरण का गुण होता है बच्चों में। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को दोहराना, है ना। जैसे बालक हाथ पटकता है, पैर पटकता है और हंसता है तो उसको बहुत मजा आता है, वही वो प्रक्रिया फिर से दोहराता है, हाथ पटकता है, हंसता है ना। तो ये चीज होती है अनुकरण, या इसे आप कह सकते हैं दोहराने की प्रवृत्ति होती है।
है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है पूर्व बाल्यकाल या शैशवावस्था में होती है। किसमें होती है? शैशवावस्था में। यहां पर ये कहा गया, जैसे अनुकरण, आप जब बच्चा अभी तो बोलना जानता नहीं है, लेकिन जैसे इस वाली अवस्था में आता है ना, तो यहां पर भाषा अर्जन शुरू हो जाती है। आप कहेंगे मम्मा, तो बच्चा कहेगा मम्मा, अनुकरण करता है। पप्पा, तो वो कहेगा पप्पा, है ना। तो ये भाषा अर्जन की शुरुआत हो जाती है 6 वर्ष तक जाते जाते, तो उसके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुकरण करता है बालक, और ये यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। अब इससे कैसे पूछा गया था? तो ये कहा गया था कि कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? तो बालक कोई भी कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण। क्या है? अनुकरण की अवस्था। जैसे अभी क्या होता है, मेरे यहां एक बच्ची है, उसको मैं इस तरीके से कर देता हूं ना, तो वो भी तुरंत ऐसे करती है। जीभ निकाल के आप चिढ़ाइए ना, तो वो भी जीभ निकाल के चिढ़ाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना कि अनुकरण की अवस्था कौन सी है, पूर्व बाल्यकाल या शैशव अवस्था। तो ये जो है अनुकरण जो है ना, ये कौशल सीखने की पहली अवस्था भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुझे लग रहा है कि बहुत क्लियर आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एक काम करिएगा ना कि जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। दोहराने की प्रवृत्ति किसमें होती है? तो ये भी जो है शैशवावस्था या पूर्व बाल्यकाल में होती है। ये भी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बात करें अर्ध स्वप्न की अवस्था। क्या होता है अर्ध स्वप्न की अवस्था? बालक क्या कहता है ना कि वो अपने सपनों की दुनिया में होता है। किसमें होता है? सपनों की दुनिया में होता है, वहीं पर अपनी नई दुनिया बना के जो है उसी में खोया रहता है। तो ये अर्ध स्वप्न की अवस्था किसने कहा है? तो थार्नडाइक ने कहा है। किस काल को? पूर्व बाल्यकाल, मतलब कि इन्होंने 3 से 6 वर्ष कहा है। कब से? 3 से 6 वर्ष की अवस्था, क्योंकि ये आपको कहीं 2 से 6 मिलेगा, कहीं 3 से 6 मिलेगा। तो इन्होंने कहा 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित की अवस्था। आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित या स्व प्रेम, यहां से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न यह पूछा गया था कि जो आत्म केंद्रित का गुण होता है वो बच्चे की किस अवस्था में पाया जाता है? आत्म केंद्रित या स्व प्रेम, तो इसको समझिए होता क्या है। आत्म केंद्रित का मतलब ये होता है ना कि बच्चे के अंदर ये होता है कि ये चीज मेरी है। जैसे ये मेरी मम्मी है, तो वो अपने भाई को भी उनकी गोद में नहीं बैठने देता है। तो यही होता है आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित। वो चाहता है कि जो भी चीज मेरी है वो मेरी ही रहेगी। तो अगर कोई दूसरा जाके उसकी गोद में बैठ जाता है ना, तो वो रोने लगता है, उसको जाके खींच के हटा देता है। तो यही होता है आत्म केंद्रित या स्व प्रेम। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्व प्रेम को एक और नाम से जाना जाता है, नार्सिसिज्म। क्या है? नार्सिसिज्म, ठीक है, नार्सिसिज्म के नाम से जाना जाता है। नार्सिसिज्म किसने कहा है? तो फ्रायड ने कहा कि जो बच्चे के अंदर स्व प्रेम का गुण होता है उसे फ्रायड ने नार्सिसिज्म नाम से कहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लिख लेना है, ठीक है। तो नार्सिसिज्म किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। अब आगे बात करें कि इसे खिलौने की अवस्था या टॉय एज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनेगा, ये पूछा भी जा चुका है कि खिलौने की अवस्था या टॉय एज किस उम्र को कहा जाता है? तो ये 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष या शैशवावस्था। अभी आपको मिलेगा यहां पर टॉय एज है, मतलब खिलौने की अवस्था। आगे मिलेगा गेम एज, मतलब खेल की अवस्था। दोनों में अंतर रहेगा, ठीक है। तो खिलौने की अवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि जो बालक होता है ना, वो खिलौना लेता है, उसी से एक कोने में जाता है। मैंने कहा सामाजिकता का अभाव होता है, मतलब वो अकेले रहना पसंद करता है। खिलौना लेके चले जाएगा, उसी के साथ बोल बोल के अपना खेलेगा। क्या करेगा? बोल बोल के खेलता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए इसे खिलौने की अवस्था कहा जाता है। वो खिलौने की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टॉय एज हो गया। सामाजिक भावना का विकास यहां से शुरू होता है, यहां से। इसमें जो है बिल्कुल अभाव था, अब यहां से सामाजिक भावना का विकास क्या होता है? शुरू होता है। यहां पर एकदम से अभाव था और यहां पर अब सामाजिक भावना का विकास क्या होता है? विकसित होना शुरू हो जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। और भाषा अर्जन का भी जो है शुरुआत कहां से होती है? पूर्व बाल्यकाल से शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपके एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जितना इसमें पूछा गया प्रश्न है मैंने वो भी सब रख दिया है ताकि आपको समस्या ना हो। अब इसमें एक चीज और जो है,
प्रबल काम प्रवृत्ति। फ्रायड ने कहा कि जब बालक, आप कह सकते हैं शैशवावस्था में होता है, तो उसके अंदर प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है, कामुकता की भावना पाई जाती है। और बालक क्या करता है, वो कहते हैं कि बालक जो है स्तनपान करता है। कामुकता की जो भावना इनको दिखती है वो किसमें दिखती है कि बालक जो है स्तनपान करता है ना, और अंगूठा चूसता है, कोई भी चीज पाता है तो सीधे मुंह में डालता है। क्या करता है, मुंह में डालता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जब मैंने आपको संवेदी गामक अवस्था पढ़ाया था तो वहां भी मैंने बताया था कि जो संज्ञान का जो मुख्य बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसे क्या मुख को बताया है जीन पियाजे ने, मुख को बताया है ना। तो यहां भी इसीलिए देखिए, बालक जो भी इस तरीके की कार्य करता है, जैसे अंगूठा तुरंत चूसने लगता है, स्तनपान करने लगता है, तो फ्रायड ने कहा कि ये काम की भावना होती है बच्चे की, जिसे वो इस तरीके से प्रकट करता है, मतलब अंगूठा चूस के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काम प्रवृत्ति किसने कहा, फ्रायड ने कहा। अभी मैंने आपको एक चीज और बताया था, मनोलैंगिक विकास। मैंने कहा था कि इस तरीके की जितनी भी चीजें होंगी, काम प्रवृत्ति है, लैंगिकता से संबंधित है, तो जो आपके फ्रायड है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें होंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, प्रबल काम प्रवृत्ति फ्रायड, स्तनपान और अंगूठा चूसना, इन तरीकों से बच्चा जो अपनी काम प्रवृत्ति को क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। फ्रायड ने ही कुछ चीजें और बताई, क्या क्या। एक इन्होंने बताया ओडियस भावना ग्रंथि होती है, और एक इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होती है। दो ग्रंथियां, और ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ओडियस और इलेक्ट्रा। अब ये होता क्या है ये समझिए। ओडियस पढ़ने में लग रहा है ना कि पुरुष जैसा है, मतलब मेल, और इलेक्ट्रा आपको नाम से ही लग रहा है, इलेक्ट्रा मतलब कोई लड़की का नाम है। अब लड़की का नाम, भाई कितनों के मन में तो लड्डू फूटने लगे होंगे, तो ऐसा नहीं है। यहां समझिए, इलेक्ट्रा का मतलब है कि अब ये फीमेल वाला, मैं क्यों बता रहा हूं ये अभी समझाता हूं, ठीक है। देखिए, फ्रायड ने कहा कि जो बच्चा होता है, मतलब बालक होता है, उसके अंदर विपरीत लिंग, मतलब माता के प्रति जो है प्रेम भावना जागृत होती है ज्यादा, और जो लड़की होती है उसके अंदर क्या विपरीत लिंग, मतलब पिता के लिए ज्यादा प्रेम की भावना होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने ही नार्सिसिज्म भी बताया है, इन्होंने ही जो है काम प्रवृत्ति भी बताया है, और इन्होंने ही ओडियस और इलेक्ट्रा भी बताया है। अब ओडियस इलेक्ट्रा को आप समझिए, जब बालक होता है, लड़का होता है, तो वो माता के प्रति ज्यादा प्रेम की भावना रखता है, और लड़की होती है तो पिता के प्रति ज्यादा प्रेम की भावना रखती है। अब बताइए, लड़की के मन में क्या आएगा, इलेक्ट्रा। मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा कि ये लड़की, इलेक्ट्रा नाम से ही लड़की, तो इलेक्ट्रा जो होगी वो किसके मन में, इलेक्ट्रा भावना जो होगी वो लड़कियों में होगी, और ओडियस जो भावना होगी वो लड़कों में होगी। समझ गए होंगे ये, है ना। इलेक्ट्रा फीमेल, लड़की, तो ये लड़की में होगा, और ओडियस मेल, तो ये लड़के में होगा। जब लड़के में होगा तो किसके लिए भावना, माता के लिए भावना, मतलब मातृ प्रेम की भावना होगी। तो जब मातृ प्रेम की भावना हो तो वो ओडियस होगी, और ये लड़कों में होती है। और अगर हम बात करें लड़की के मन में भावना, तो पितृ प्रेम की आती है, और लड़की वाला आप जानते हैं इलेक्ट्रा, मतलब पितृ प्रेम किससे होगा, इलेक्ट्रा से होगा। अब अगर आप भूल गए तो ये आपकी गलती, नहीं भूलना है, एक भी चीज नहीं भूलनी है, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अब यहां पर आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो शैशवावस्था के बारे में कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं यहां पर, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये मैंने पहले बता दिया कि इसे निर्माण काल भी कहा जाता है शैशवावस्था को, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि परियों की कहानियां, इनके शिक्षण के लिए शैशवावस्था में, अगर शिक्षण नहीं मतलब सीखने के लिए अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन सी पद्धतियां हो सकती हैं। किंडरगार्टन हो सकता है फ्रॉबेल का, ठीक है। खेल विधि हो सकता है, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 6 वर्ष तक बच्चा पहुंचता है ना, तो आप कहते हैं कि किंडरगार्टन में डाल दिया गया है, केजी में, यूकेजी में डाल दिया गया है ना, तो ये वही है। तो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति के द्वारा परियों की कहानियों के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसमें, शैशवावस्था में किया जाता है। आपसे पूछे कि शैशवावस्था में शिक्षण की कौन सी विधियां प्रभावी होती हैं, आप 3 विधियों का नाम ध्यान रखिए। खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है फ्रॉबेल की, और मारिया मॉन्टेसरी विधि है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैंने अभी आज मॉर्निंग में ही एक टेस्ट भी कराया था, 2011 का जो यूपी टेट का पेपर था, तो आप लोग उसे जरूर जा करके देखिएगा।
आगे देखते हैं, यहां पर कुछ और है। नवजात शिशु में भार कितना होता है उसका? 3 किलोग्राम। ये कोई फिक्स नहीं है कि 3 ही किलोग्राम होगा, ये एक एवरेज रखा गया है कि 3 किलोग्राम। हड्डियों की संख्या होती है 270। जो बालक बढ़ता है, जैसे जैसे एक बार हड्डियों की संख्या बढ़ेगी उसके बाद फिर घट जाती है, ठीक है। तो 206 प्रौढ़ावस्था में 206 आ जाती है। मस्तिष्क की बात करें तो 350 ग्राम जब बालक पैदा होता है तब उसका मस्तिष्क होता है, और उसके बाद बात करें कि जब वो 6 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है उसके मस्तिष्क का वेट कितना हो जाता है? 1 किलो 250 ग्राम। मतलब 1 किलोग्राम और 250 ग्राम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1.25 किलो आप कह सकते हैं हो जाता है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। मैं इसका टेस्ट जब कराऊंगा तो ये सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। मैं हूं तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं होगी। आगे बात करें कि अब हमारी अगली अवस्था आती है बाल्यावस्था। 2 अवस्थाएं हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, अच्छे से पढ़ेंगे तो एक ही अवस्था रह जाएगी, लेकिन 2 अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, इसे ही मैंने बताया कि उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने पूर्व बाल्यकाल या पूर्व बाल्यावस्था पढ़ा है ना। वो जो है 2 से 6 वर्ष वाला जो हमने पढ़ा था। अब ये आपका चाइल्डहुड आ जाएगा 6 से 12 वर्ष, या यही आपको 12 से 13 भी मिल सकता है, और ये वाला 5 से 6 भी मिल सकता है। तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, एक ही चीज है। संक्रमण काल आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में, बाल्यावस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा, इसको जो है बाल्यावस्था को इन्होंने कहा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो संवेग बालक के शैशवावस्था में अस्थिर थे, चंचलता थी, मतलब कि बालक तुरंत रोने होने लगता था, है ना। अब वही संवेग क्या हो रहे हैं, यहां पर स्थायित्व को प्राप्त कर रहे हैं। किस काल में? बाल्यावस्था में, ठीक है। स्थायित्व को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कि अब उनका सामाजिकरण हो रहा है। मतलब यहां पर जो है सामाजिक हो जाएगा बालक। अभी तक क्या था? शैशवावस्था में अंतर्मुखी, वो केवल अपने को ही सब कुछ समझता था। लेकिन अब जब बाल्यकाल में आएगा तो बालक बहिर्मुखी होगा, वो समाज को भी समझेगा और उसके संवेगों का विकास भी होगा। इसीलिए संवेगात्मक विकास को अनोखा काल किसने कहा? कोल एंड ब्रूस। कोल और ब्रूस ने कहा है कि ये संवेगों के विकास का कैसा है? अनोखा काल है, ठीक है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं इसलिए कि एक बार आप पढ़िए, नोट भी बनाते रहिए और आपका काम अच्छे से हो जाए। उसके बाद आता है मिथ्या परिपक्वावस्था। बाल्यावस्था को रास महोदय ने कहा कि ये मिथ्या परिपक्वावस्था होती है। क्यों? क्योंकि बालक के संवेग जो है इस अवस्था में क्या होते हैं? स्थायी होने लगते हैं। मतलब कि बालक थोड़ा मानसिक रूप से परिपक्वावस्था में जाने लगता है, ठीक है। संवेगों का स्थायित्व होने लगता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से परिपक्व तो किशोरावस्था में होगा, यहां पे नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये मिथ्या परिपक्वावस्था होती है। बालक थोड़ा सा क्या होता है? चंचलता उसकी कम होने लगती है। मतलब कि अब यहां पर कहें तो मैच्योरिटी आने लगती है। तो बालक कैसी अवस्था में चला जाता है? मिथ्या परिपक्वावस्था। किसने कहा? तो रास ने कहा है। ये रट डालिए, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट में, ठीक है। आप पेपर उठा के पढ़िएगा, ये वाला सेशन लेने के बाद आप पेपर हल करिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर आगे अगर हम बात करें तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो आपसे पूछी जाएंगी और पूछी जाती हैं। जैसे जो बाल्यकाल होता है या बाल्यावस्था होती है उसे आरंभिक स्कूल एज कहा जाता है, प्री स्कूल एज कहा जाता है या आरंभिक स्कूल एज कहा जाता है। स्टार्टिंग होती है। क्यों? आपने पढ़ा कि 6 से 12 वर्ष, और आप बताइए कि प्राथमिक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बच्चे का एडमिशन किस अवस्था में किया जाता है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष की अवस्था में। मतलब स्कूलिंग 6 वर्ष में शुरू होती है। जो स्कूलिंग होती है 6 वर्ष में, तो आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कहा जाएगा। अब प्रारंभिक स्कूल की अवस्था या स्कूल की अवस्था या आरंभिक स्कूल की अवस्था, कुछ भी आए स्कूल की अवस्था से, तो आप तुरंत उत्तर लगाएंगे बाल्यकाल। बच्चा इसी में जो है विद्यालय जाना शुरू करता है, उसकी शिक्षा शुरू होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। दूसरी जो है अवस्था, दूसरी विशेषता स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज। स्फूर्ति की अवस्था, बालक जो है, बालक के शरीर में इस अवस्था में बहुत ज्यादा फुर्ती होती है। हम तो स्कूल में हम देख रहे हैं, जो कक्षा 1 का बालक होता है उसको आप बैठाते रहिए, नहीं बैठेगा।
आप उसको कितनों खेल खिलाइए वो दिन भर खेलेंगे, खुशी खुशी खेलेंगे। इसीलिए चुस्ती की अवस्था कहा जाता है, इसे चुस्ती की अवस्था या जो है स्मार्ट एज या स्फूर्त की अवस्था कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, गंदी अवस्था या डर्टी एज भी कहा जाता है। गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है कि जब भी बालक को आप देखेंगे ना इस बाल्य अवस्था में, उसे इससे मतलब नहीं होगा कि मेरा कपड़ा गंदा हो रहा है, गंदा होने दो, चलो कोई बात नहीं, खेलते हैं, गंदा होगा देखा जाएगा, भले घर पे मार पड़ जाएगी, है ना। तो गंदी अवस्था इसीलिए कहा जाता है कि बालक जो है उस अवस्था में क्या करता है, धूल मिट्टी में ज्यादा खेलता है, कपड़े गंदे होने का उसे कोई डर नहीं होता, इसीलिए गंदी अवस्था कहा जाता है। टोली या समूह की अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुपिंग की अवस्था आप कह सकते हैं। इस अवस्था में बालक क्या करता है, ग्रुपिंग बनाता है, जैसे अपने समूह के लोगों के साथ जो एक ग्रुप बनाना शुरू कर देता है, इसीलिए यह टोली की अवस्था कही जाती है। जैसे क्या होता है, वो अपने दोस्त चुन लेंगे कि ये हमारे दोस्त है, ये हमारे दोस्त है, अब तुम हमारे दोस्तों से मत बोलना, है ना। तो ये टोली की अवस्था होती है, ग्रुपिंग की अवस्था होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किसकी अवस्था है, ग्रुपिंग की अवस्था है, ये भी ध्यान रखना है। बाल्यकाल। अगर मैं बात करूं अगला, खेल की अवस्था, देखिए दो चीजें मैंने बताया था, एक है टॉय एज मतलब कि खिलौने की अवस्था, तो इसी में कंफ्यूज करेगा आपको। खिलौने की अवस्था की बात मैं करूं तो ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका जो शैशवावस्था है, ठीक है। और उसमें भी मैं बात करूं तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो है पूर्व बाल्यकाल, उसको खिलौने की अवस्था कहते हैं। और जो बाल्यकाल है इसे खेल की अवस्था कहते हैं। बालक इसमें खेल खेलना शुरू कर देता है, कुछ ऐसे भी खेल खेलेगा, इसमें क्या करेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई सिपाही कुछ बन रहा है, तो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, वो जो है यहां पर जो है ये सीखना शुरू कर देते हैं, मतलब कि खेल खेलना शुरू कर देते हैं। वो थोड़ा सा सोच सोच के भी अपने पात्र चुनते हैं और खेल खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये खेल की अवस्था आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे मैं बात करूं कुछ और विशेषताएं हैं। अब देखिए, संवेगों में सामाजिकता का भाव आने लगता है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें सामाजिकता बच्चों में आती है, मतलब संवेगों में स्थिरता आने लगती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बालक बहिर्मुखी होने लगता है, भाई जब बहिर्मुखी होगा तभी तो सामाजिक होगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखीता, यहां पर क्या होगा, बहिर्मुखी होगा, कहीं रोने से पहले सोचेगा कि रोए कि ना रोए, है ना। तो ये चीजें होती है, वो सामाजिकता सोचने लगता है थोड़ी थोड़ी। अब जिज्ञासा की प्रबलता होती है, कैसे, जब बालक इस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में जो 2 से 6 वर्ष वाला होता है, भाषा अर्जन की अवस्था होने लगती है। बालक इस तरह पूछता है कि ये क्या है ना, वो सीधे सीधे पूछता है, क्योंकि अब अभी उसके अंदर तार्किकता नहीं होती है, तो बालक पूछता है क्या है, आपने कह दिया गाय है, अब कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब ये बाल्यावस्था में आता है तो वो क्यों कैसे का प्रश्न करने लगता है, मतलब कि तार्किक चिंतन करने लगता है, लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर आने लगती है, वो तर्क करने लगता है कि अच्छा ये गाय है तो क्यों है ना, ये कैसे है, अगर वो चमक रहा है तो क्यों चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, ये सारी चीजें वो पूछना शुरू कर देता है। तो ये प्रश्न, अब आप क्यों कैसे, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि जो है, अब विशेषताओं के बारे में ही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी विशेषता जो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, और उसमें पूछा था कि हाँ सामाजिकता का जो है, सामाजिकता आने लगती है, ये विशेषता है उसकी। और पूछा था उसमें कि बालक बहिर्मुखी होता है। एक और पूछा था, यहां पर ऊपर से कोई एक और लिया था, खेल की अवस्था या टोली की अवस्था, ऐसे कुछ पूछा था। एक उसने दिया था कि जिज्ञासा की न्यूनता होती है, जिज्ञासा की कमी होती है, तो वही वाला था। इसमें जिज्ञासा की कमी नहीं बल्कि प्रबलता होती है बाल्यावस्था में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है, उसमें कार्य कारण का संबंध जानने की कोशिश करता है, मतलब कि उसके अंदर अब तर्क चिंतन शुरू हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। आगे बात करें, संग्रहण की प्रवृत्ति मतलब स्टोरेज, मतलब कुछ चीजों को इकट्ठा करने की जो है उसकी प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपका किसके अंतर्गत है, तो ये सारी विशेषताएं आपकी किसकी है, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। अब इससे ज्यादा प्रश्न आपसे बाल्यावस्था में नहीं पूछेगा। तो आपका शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, वो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम। तो वो नाम क्या है उसका, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, स्टडी शाला चैनल का नाम जो है
स्टडी शाला, यूट्यूब चैनल के नाम से आप सर्च करेंगे स्टडी शाला 2.0, ये ओ आप सर्च करिएगा, ठीक है, और आगे लिखिएगा ऑफिशियल। ऑफिशियल जैसे लिखेंगे तो आपको रियल वाला जो है चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन और वीडियोस के लिंक है, कुछ पीडीएफ जो है वो वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास के साथ देखिए, जब इस तरीके से क्लास में दूंगा तो क्लास आपको जो है लगभग रेगुलर मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि ऐसे ही क्लास मिले आपको, अच्छे से क्लास हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।